हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कनकेविबिलिटी एंड कन्वेक्सिबिलिटी के बारे में। ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है। कन्वेक्सिबिलिटी एंड कनकेविबिलिटी ये होता क्या है ज़रा समझे। हमने फिजिक्स में कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस पढ़ा होगा। ये कुछ शेप आपने देखी होगी, ये होती है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। और ये होता है हमारा कनकेव लेंस। एक्चुअल में कनकेव और कन्वेक्स का क्या मतलब होता है? कन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ। जैसे आप इस हाथ को देख सकते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये कन्वेक्स है। और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये कनकेव है। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये दोनों तरफ से देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और जो कन्वेक्स कनकेव लेंस होता है ये देखिए ये दोनों तरफ से अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और ये होता है कनकेव लेंस। मगर हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व के बारे में। कर्व को क्या से किस तरह से नाम देंगे। अब मैं एक छोटे से कर्व जैसे एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, ये मैंने एक कर्व बनाई है। अब इस कर्व को हम क्या कहेंगे, कनकेव या कन्वेक्स? या एक और बना देता हूँ इसी की तरह, जैसे ये लीजिए, ये एक और मैंने कर्व बना दिया। अब इसे क्या नाम देंगे, इसे कनकेव कहेंगे या कन्वेक्स कहेंगे? तो कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि कन्वेक्स कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसको कनकेव, कुछ लोग वो सोच रहे होंगे इसे कनकेव कहेंगे। मगर ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है ना तो इसको हम कन्वेक्स बोलेंगे ना ही कनकेव। क्योंकि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऊपर से देखने पर देखिए अंदर की तरफ धंसा हुआ है इस तरह से। और अगर हम बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसका जो नाम है इसको हम दो तरह से नाम देते हैं। एक तो हम इसको कह सकते हैं कनकेव, अपवर्ड। ऊपर से देखने पर देखिए ये कनकेव है, और नीचे से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कन्वेक्स है। तो इसका नाम हम कनकेव अपवर्ड भी कह सकते हैं और इसको हम कन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही नाम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जो सेकंड कर्व मैंने बनाई है ये देखो, बाहर की ऊपर की तरफ से देखे तो उभरा हुआ है और नीचे की तरफ से देखे तो अंदर धंसा हुआ है। तो इस वाले कर्व को हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कन्वेक्स अपवर्ड। या फिर इसका दूसरा नाम इसको दिया जा सकता है कनकेव डाउनवर्ड। ये दोनों ही इसके नाम है, कन्वेक्स अपवर्ड बोलो या कनकेव डाउनवर्ड बोलो। अब इसको ध्यान से देखें, इसकी एक खासियत भी होती है। अगर हमें कोई पूछे भाई यार कोई कर्व कैसे डिसाइड करते हैं, कन्वेक्स है, कन्वेक्स अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड। इस कर्व के ऊपर देखिए, जो ये कर्व है इसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के ऊपर इस टुकड़े पर मैं कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखिए कर्व जो है वो टेंजेंट के ऊपर है और टेंजेंट हमेशा कर्व से नीचे है। तो मतलब जहां पर आप कह सकते हो कि कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट उस कर्व से नीचे हो, उस जगह पे जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड होगा या कन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। इसी तरह से इस टुकड़े पर देखें, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस तरह से किसी भी पॉइंट पे, इस टुकड़े पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट है हमारा वो उस कर्व के देखिए हमेशा ऊपर लाई कर रहा है। तो ये बात भी बोली जा सकती है कि अगर हम कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें जिस पॉइंट पे, वहां पर वो टेंजेंट कर्व के ऊपर हो, कर्व उससे नीचे हो, तो वहां पर जो ग्राफ है वो कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो हम दोनों चीजें मिक्सिंग ना करके हम देखिए इसको बोला करेंगे कनकेव अपवर्ड। मैं कनकेविबिलिटी से ही इसको प्रोनाउंस करूंगा, बट कनकेव अपवर्ड बोला है तो अंडरस्टूड होगा कनकेव कन्वेक्स डाउनवर्ड है। और इसको नाम देंगे, हम बोलेंगे तो है तो दोनों ही नाम, मगर मैं बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो दोनों चीजें बोलने से, तो मैं इसको कनकेविटी कनकेविबिलिटी से ही डिसाइड करेंगे दोनों को, कनकेव डाउनवर्ड और कनकेव अपवर्ड। तो इसको मैं सी यू बोला करूंगा, कनकेव अपवर्ड, और इसे सी डी बोला करेंगे, कनकेव डाउनवर्ड। मगर कनकेव में बोला है, आप चाहो तो कन्वेक्स में भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप भी इसी तरह से बोलिए। दोनों ही नाम है, कनकेव अपवर्ड है तो कन्वेक्स डाउनवर्ड अपने आप हो गया, कन्वेक्स अपवर्ड है तो कनकेव डाउनवर्ड अपवर्ड हो गया। मगर हमारा यहाँ पे जो सी यू और सी डी का जो मैं शॉर्ट में यूज करूंगा, इसमें सी का नाम मैं कनकेव, ठीक है, ये यूज करूंगा। सी स्टैंड्स फॉर कनकेव है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है।
तो ये हमारे पास शॉर्ट एब्रिवेशन इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे मैं। अब देखिए, अगर हमें पता करना हो कि कोई भी कर्व कहाँ कनकेव अपवर्ड है या कहाँ कनकेव डाउनवर्ड है, तो किस तरह से पता करेंगे, उसके लिए तरीका क्या है। देखिए, अगर मैं ग्राफ के बारे में देखूं ध्यान से दोबारा, पहले इस कर्व के बारे में देखते हैं। ये हमारे ग्राफ जो है वो कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, एक बात तो आपको बताए कि इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से, सॉरी, उस कर्व से नीचे ही बन रहा है। ये तो ठीक है, मगर ये तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा। अगर ग्राफ नहीं बना के हम सीधा कर्व के इक्वेशन से बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं। अगर ये कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, और किसी इंटरवल के अंदर, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास इंटरवल है a टू b, हमें चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो देखिए, इस टुकड़े में जहां पर ये कनकेव अपवर्ड है, ये हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। मान लेता हूँ इस टेंजेंट की जो स्लोप है m1 है, इस टेंजेंट की स्लोप है m2 और इस टेंजेंट की स्लोप है m3। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस टेंजेंट की स्लोप m1 थी, m1 जो है वो नेगेटिव है। इस पॉइंट पे जाते जाते जो स्लोप है वो जीरो हो गई है, यानी कि m2 m1 से बड़ा है। और यहाँ पर आगे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, चाहे इसके और भी स्लोप्स टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसकी स्लोप m4 है। इससे पीछे भी आप चलो टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, उसकी स्लोप। इन सभी स्लोप्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो m1 से थोड़ा बड़ा हो गया m2, यहाँ पे m1 नेगेटिव था, m2 जीरो हो गया। फिर m2 से बड़ा हो गया है m3, m3 से बड़ा हो गया है m4। यानी यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो देखिए इंक्रीज कर रही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में जहां पर ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड है वो इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मगर ये बात हो रही है डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, क्योंकि हम टेंजेंट की डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन से ही हम इस बात के बारे में, टेंजेंट के बारे में या एफ डैश एक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्मूथ कर्व है, अगर स्मूथ नहीं होगी, कॉर्नर होंगे, तो उसमें कनकेविबिलिटी कन्वेक्सिबिलिटी के ये जो रूल्स है वो नहीं अप्लाई होंगे। हमारी ग्राफ कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है, इसको चेक करने का ये जो रूल है हमारा सेकंड डेरिवेटिव वाला जो भी हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। तो देखिए, जहां पर कनकेव अपवर्ड है वहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसा दोनों में बाय डायरेक्शनल, यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा के बोल सकते हो कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड, ठीक है। ऑन इंटरवल, ये जो है ए बी इंटरवल है, जो भी नाम देना चाहो इसको, एस नाम देना चाहो एस लिख लो, ए बी लिख लो, इस तरह से। तो इस इंटरवल में अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा। इसी तरह से अगर मैं ये कर्व बनाऊं, देखो ये वाली, ये है कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। इस कर्व में अगर मैं इस इंटरवल ए और बी के अंदर देखूं, तो पहली बात तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है वो इस कर्व के ऊपर रहेंगे। मगर इसके साथ साथ एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होती जा रही है। अगर इसकी स्लोप m1 मानूं, इस दूसरे वाले की m2, तीसरे वाले की m3 और ये फोर्थ वाले की m4, तो इस वाले केस में यहाँ पर जो m1 है वो बड़ा था, पॉजिटिव है, उससे कम पॉजिटिव हुआ ये वाला m2। फिर उसके बाद m3 छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया। m3 में जो मैग्नीट्यूड वाइज और कम हो गया, मैग्नीट्यूड, सॉरी, इसकी नेगेटिविटी और बढ़ गई है। तो यहाँ पर m1 m2 m3 देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, m1 m2 m3 का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर अपना एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कैसे बोलो, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, गलती से एफ डैश एक्स नेगेटिव बोला, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। मतलब जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां पर आप बोल सकते हो कि ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव मीन टू से एफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड।
तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव से हम डिसाइड कर सकते हैं कर्व की कनकेविबिलिटी और कन्वेक्सिबिलिटी। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका भी देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब सेकंड डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव तो कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव डाउनवर्ड, कन्वेक्स अपवर्ड, कनकेव कन्वेक्स डाउनवर्ड। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन को मिटाने का एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर दो चेहरे बना रहा हूँ जिसमें लगभग लगभग सारी चीजें मैं सेम बनाऊंगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ठीक है। ये दोनों पर्सन की चलिए आंखें बना दी मैंने सेम। चलिए ये कान बना दिए हमने, वो भी सेम दोनों के, ठीक है। उसके बाद चलिए ये नाक है, ये भी सेम। दो चार बाल भी रुका देते हैं, चलिए ये भी सेम। यहाँ तक देखिए सेम है, दोनों के चेहरों में कुछ खास अंतर नहीं है। अब एक चीज में अंतर है, देखिए क्या होगा, देखिए एफ डबल डैश एक्स जो है वो आप ये मान लीजिए पर्सन के पास जो उसका बैंक बैलेंस है या उसके वेल्थ मान सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो पर्सन वेल्थी है, हेल्दी है, मतलब वो उसके पास पैसा काफी है, तो आप कह सकते हो कि वो, वैसे तो पैसे का खुशी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, मगर वैसे ही चलो मान लेते हैं एक बार कि अगर पैसा है तो आदमी खुश होगा, ठीक है। यानी एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो आदमी के चेहरे पे कैसी होगी, स्माइल आएगी इस तरह से। और अगर एफ डबल डैश एक्स को, वेल्थ को, पैसे को मान लेते हैं कि नेगेटिव है, लोगों से बहुत सारा कर्जा ले रखा है, उसका पैसा नेगेटिविटी में है, मतलब उसने लोगों को कर्जा देना है, लोग ढूंढते हैं उसको, तो क्या होगा, वो खुश तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए, उसकी रोनी सूरत होनी चाहिए, देखिए। तो ये जो फेस की जो स्माइल है, ये सेकंड डेरिवेटिव से आप समझ सकते हैं डिसाइड हो सकती है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब बैंक बैलेंस या पैसा कह सकते हो, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, पैसा नहीं है, पर आदमी बहुत मुश्किल में, लोगों का कर्जा देना है, तो उसका जो स्माइल ना बना के उसकी रोनी सूरत हो जाएगी, थोड़ा सा दुखी होगा, परेशान होगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, देखो इसका सीधा सीधा कनेक्शन। कनकेव अपवर्ड सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, या कन्वेक्स डाउनवर्ड तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। कन्वेक्स अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव से हम कनकेविबिलिटी, कन्वेक्सिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अब आप इसको एग्जांपल से भी बहुत सारी जगह पर चेक कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देखें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को देखें तो इसका डेरिवेटिव जो होगा एफ डैश एक्स, वो आएगा 3x², ठीक है। ये एफ डैश एक्स है, और 3x² की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी है, सिर्फ एक पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको एफ डैश एक्स को हम बता सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव देखूं तो सेकंड डेरिवेटिव से हमें क्या पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव से ये पता चल रहा है कि जब x इज इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव लेता हूँ तो ये जो 6x है इसकी वैल्यू भी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आएगी। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो 6x भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या है, जब सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, कनकेव डाउनवर्ड। और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कनकेव अपवर्ड होना चाहिए। मतलब जीरो से आगे ग्राफ कनकेव अपवर्ड और जीरो से पीछे कनकेव डाउनवर्ड होगा। आप इसका एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए, बहुत बार बना चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए जिससे आपको इसके बारे में, कनकेविबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए, जीरो से आगे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ देखिए कनकेव अपवर्ड है, और जीरो से पीछे कनकेव डाउनवर्ड है। ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू जीरो, इस जगह पर हमारा फंक्शन जो है इसकी कन्वेक्सिबिलिटी या कनकेविबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे जहां पर ये कनकेविबिलिटी चेंज हो रही है हमारी, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट से पहले कर्व कनकेव अपवर्ड हो और उसके बाद डाउनवर्ड हो जाए, या जिस पॉइंट से पहले डाउनवर्ड हो उसके बाद अपवर्ड हो जाए, जिस पॉइंट पे कनकेविबिलिटी चेंज होगी उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब के केस में ये हमारा देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जरूरी नहीं है वहां पर ग्राफ इस तरह से कॉन्टिन्यूस हो,
हो भी सकता है, नहीं भी। अभी जो हमने बात की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है हमारा, हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे कनकेविबिलिटी चेंज होगी, जिस पॉइंट से पहले कनकेव अपवर्ड बाद में कनकेव डाउनवर्ड, या पहले कनकेव डाउनवर्ड बाद में कनकेव अपवर्ड हो। जैसे कुछ एक एग्जांपल बना के बताऊं आपको। ये जो पॉइंट है देखो, इस पॉइंट से पहले कनकेव डाउनवर्ड था और इस पॉइंट के बाद कनकेव अपवर्ड हो गया है। उल्टा भी हो सकता था, जैसे ये वाला ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके बाद में इसके आगे जाने पर कनकेव डाउनवर्ड और इससे पहले कनकेव अपवर्ड था। ये दोनों ग्राफ तो है ऐसे एग्जांपल जहां पे ग्राफ बिल्कुल कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ऐसा भी हो सकता था, देखो ये इस तरह से आया, फिर इस पॉइंट के बाद इस तरह से चला गया। यहाँ पे शार्प टर्न है, बेंड है, मगर उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले देखिए कनकेव डाउनवर्ड और इसके बाद कनकेव अपवर्ड होता है। मतलब यहाँ पे जो डायग्राम है थोड़ा और अच्छा बना दूं, मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि शार्प टर्न आ रहा है। यहाँ पे जो ऊपर था हमारे पास कर्व, उसमें शार्प टर्न नहीं था ऐसे, तो यहाँ पे एकदम से बेंड आ गया है, कॉर्नर आ गया है। तो इस पॉइंट पे इससे कोई मतलब नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, POI नाम दे देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह से पहले कनकेव अपवर्ड है और फिर एकदम से यहाँ पे जाके कनकेव डाउनवर्ड हो जाए, शार्प टर्न मार ले, इस तरह से जा रहा है स्मूथली ऊपर, फिर उसके बाद एकदम से यहाँ पर ऐसे आ गया और एक कॉर्नर बना देते हैं, थोड़ा सा एज बना देते हैं, जिससे कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोल सके। हाँ, इस तरह से ये कनकेव डाउनवर्ड, यहाँ पे कनकेव अपवर्ड, यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राफ पे कॉर्नर बन गया है, बेंड बन गया है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर फिर भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूटी भी ना हो। जैसे ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से है, देखिए इस जगह पे ग्राफ जो है हमारा ब्रेक हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी है इस पॉइंट पे, मगर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट से पहले ग्राफ ऊपर की तरफ था, इसका कनकेविबिलिटी, और इस पॉइंट के बाद कनकेव डाउनवर्ड हो गया है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस तरह से भी हो सकता था, ये देखिए इस पॉइंट से पहले कनकेव डाउनवर्ड था और इस पॉइंट के बाद कनकेव अपवर्ड हो गया। तो ये सभी हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केसेस हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ऐसा जिस पॉइंट पे ग्राफ की कनकेविबिलिटी या कन्वेक्सिबिलिटी चेंज होती है, उस पॉइंट से पहले कनकेव अपवर्ड बाद में डाउनवर्ड, या पहले कनकेव डाउनवर्ड बाद में अपवर्ड हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब इसकी क्या कंडीशन होगी अगर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? वैसे तो आपको इसकी कंडीशन बताइए कि उस पॉइंट पे फंक्शन अगर कन्केविबिलिटी चेंज हो रही है, बट अगर हम इसको एक कंडीशन के बारे में बात करना चाहें कि कंडीशन क्या होगी, तो हम जो कंडीशन बना रहे हैं वो बना रहे हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। अगर हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में देखिए हम x इज इक्वल टू ए को, x इज इक्वल टू ए सेट टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इफ एंड ओनली इफ, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए अब क्या चाहिए? पहली कंडीशन, एफ डैश ए जीरो होना चाहिए, एफ डबल डैश ए सॉरी। जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों होगा जरा देखिए, हम डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस कर्व के अंदर इस पॉइंट से पहले हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश ए, वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट के बाद एफ डबल डैश ए पॉजिटिव है।
यानी ये जो कर्व है हमारी, जब हम इस पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स की वैल्यू आगे की तरफ जा रही है, एफ डैश ए नहीं सॉरी एफ डैश एक्स के बारे में बात करेंगे, ए के ऊपर नहीं, ये जर्नल किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लें इस पॉइंट से पहले, ये अगर हमारा पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, सॉरी इस केस में, जस्ट अ मिनट। इस पॉइंट से पीछे अगर देखेंगे आप ए के, तो ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट के बाद सेकंड डेरिवेटिव हो गया है पॉजिटिव, कनकेव अपवर्ड हो गया है। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो और कॉन्टिन्यूसिटी और डिफरेंशियबिलिटी है, तो डेफिनेटली जब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी या पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ आओगे तो बीच में जीरो से पास करना पड़ेगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा। इसी तरह से इस पॉइंट से पहले अगर मैं देखूं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस पॉइंट से पीछे अगर देखेंगे ए से पहले, तो यहाँ पर जो आपका एफ डैश एक्स हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट से पीछे ग्राफ अपवर्ड है, और इस पॉइंट के बाद एफ डैश डबल डैश एक्स जो है हमारा एफ डबल डैश वो नेगेटिव हो गया, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जाके एफ डबल डैश एक्स होगा जीरो। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन है वो है कि इस पॉइंट ए पर एफ डैश जीरो होना चाहिए, मगर ये बात हम डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको मैंने ये एक दो तीन और ये चार ये ग्राफ बताए, ये डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल वाले बताए, यहाँ पर हम एफ डबल डैश ए के बारे में बात नहीं कर सकते। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारा, तो उस केस में ए पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन। मगर सिर्फ एफ डबल डैश एक्स जीरो होना काफी नहीं है, ऐसा नहीं कि सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, एफ डबल डैश ए जो है हमारे पास, इस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करना चाहिए। मतलब एफ डबल डैश ए की वैल्यू इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद अपोजिट साइन की होनी चाहिए। इस पॉइंट से पहले अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो इस पॉइंट के बाद एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। इस पॉइंट से पहले नेगेटिव है तो इसके बाद पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो होने के साथ साथ उसका जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा सा आगे, ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा सा पीछे, वो अपोजिट साइन के आने चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम अभी, यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था एक्स क्यू वाला। यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, और x इज इक्वल टू जीरो पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन भी चेंज कर रहा है। अगर x नेगेटिव है, जीरो से पीछे देखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे देखेंगे f डबल डैश एक्स नेगेटिव था, और इस पॉइंट पे देखेंगे f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव के बारे में देखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा जो है इस केस में हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा था। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें ये बताएगा ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव देखिए पॉजिटिव था, यानी ग्राफ इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मगर सेकंड डेरिवेटिव बताएगा कि कब कनकेव अपवर्ड है, कब कनकेव डाउनवर्ड है। अब एक और एग्जांपल लूं, जैसे यहीं पर इसके साथ मिलता जुलता है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब अगर आप इसमें देखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो ये हमें मिलेगा 4x3। और अगर मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 12x²। अब एफ डैश एक्स के बारे में देखें तो ये x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, और अगर x नेगेटिव है तो x³ यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, और अगर x पॉजिटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव सॉरी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। मगर ये एफ डैश एक्स की बात हो रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस पॉइंट से x इज इक्वल टू जीरो से पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस पॉइंट के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मगर इसके बारे में देखें एफ डबल डैश एक्स के बारे में, इससे ये पता चल रहा है कि ये तो हमेशा ही
जीरो से बड़ा रहेगा या बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो जरूर हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मगर जीरो पर ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। अगर आप जीरो से पीछे देखेंगे या जीरो से आगे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी आपकी। तो एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है मगर अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू जीरो इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक्स पावर 4 का ग्राफ देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। जीरो से पहले ये ग्राफ नीचे आ रहा है और एक्स इज इक्वल टू जीरो के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देख सकते हैं आप, जीरो आएगी। तो इस जगह पे ये एक्स एक्सिस को इस तरह से टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। इसे पैराबोला मत बोलना, पैराबोला अलग चीज होती है। शेप देखने में आपको लगता होगा कि ये पैराबोला जैसी है, पैराबोला जैसी कह सकते हो बट इट इज नॉट पैराबोला। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये देखिए, जीरो से पहले अगर जीरो से पीछे देखेंगे एफ डैश एक्स नेगेटिव था, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और जीरो के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मगर सेकंड डेरिवेटिव जो था वो हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा था। इस वजह से जो इसका ग्राफ है वो हमेशा ही कनकेव अपवर्ड है, चाहे आप जीरो से आगे देखें चाहे जीरो से पीछे देखें। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव से हम ये डिसाइड करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ, इससे ये साइन एक्स का ये एक्स क्यूब एक्स फोर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमिलियर ग्राफ है, हमें इनके बारे में काफी अच्छे से पता है, हम इसको बहुत बार यूज कर चुके हैं। ये कुछ इस तरह से होता है साइन एक्स का ग्राफ। ये क्यों बनता है इसका कारण अभी आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है, ये डाउनवर्ड है कहीं पर अपवर्ड क्यों है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। एफ डैश एक्स इसमें होगा कॉस ऑफ एक्स, और एफ डबल डैश एक्स की बात करो तो वो होगा माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब देखिए जीरो एफ डबल डैश एक्स की बात करूं मैं, अगर एक्स जीरो से पाई के बीच में लिया जाए, जीरो से पाई के बीच में जो साइन एक्स है वो तो पॉजिटिव होता है, मगर माइनस साइन एक्स यानी कि सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव जीरो से पाई में नेगेटिव है, देखिए इसी वजह से यहाँ पर जो ग्राफ है वो कनकेव डाउनवर्ड है। और अगर जीरो से सॉरी पाई से टू पाई के बीच में बात करें तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, साइन एक्स नेगेटिव होता है मगर माइनस साइन एक्स यानी एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा इस इंटरवल में पॉजिटिव। इस वजह से यहाँ पर देखिए ये हमारा पाई और ये टू पाई इसके बीच में जो ग्राफ है वो अपवर्ड हो गया। सेम इसी वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा और इस तरह से फिर आगे अपवर्ड होता चला जाएगा। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है साइन एक्स, वो देखिए पाई पर जीरो हो रहा है और पाई पर अपना साइन भी चेंज कर रहा है। अगर आप टू पाई पे देखेंगे तो टू पाई से थ्री पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव मगर माइनस साइन एक्स एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर, क्योंकि साइन एक्स ही है यहाँ पे, माइनस साइन एक्स जीरो होगा वहीं पर साइन एक्स भी जीरो होगा, या जहाँ साइन एक्स जीरो है वहीं पर माइनस साइन एक्स जीरो होगा। तो एन पाई यानी जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई इन सभी जगह पर सेकंड डेरिवेटिव जो है जीरो भी हो रहा है और अपना साइन भी चेंज कर रहा है। इस वजह से ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, ये साइन एक्स के केस में हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ कनकेव अपवर्ड है, कहाँ डाउनवर्ड, और कौन कौन से उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस आ रहे हैं।